बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात। आज होगी संयुक्त रूप से सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात। और बात क्या होगी? बहुत बातें सुनी आपने, वादे सुने, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, बदलता छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ विकसित राज्य की तरफ बढ़ने की तरफ बढ़ चला है, बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश उबर चुका है। ये नारे आप रोज सुनते होंगे, ये वादे, ये जुमले आप रोज सुनते होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हकीकत दिखाएंगे जो इन दावों की सच्चाई की पोल खोलती है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट, जिसके आने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी हुई। इसमें मध्य प्रदेश को देश का सबसे चौथा गरीब राज्य करार दिया गया है। देश का चौथा सबसे गरीब राज्य। एमपी की करीब 1/3 आबादी गरीब है। उधर छत्तीसगढ़ भी कोई बहुत अच्छे हालात में नहीं है, गरीबी में नीचे से 7वें नंबर पर है। खास बात, इन आंकड़ों में ज्यादातर आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र हैं। अभी आपने सुना होगा, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब आदिवासियों को लेकर मुख्यमंत्री दोनों ही उनके उत्थान को लेकर, उनके विकास को लेकर बड़े बड़े दावे नहीं करते। लेकिन हकीकत देखिए, एमपी हो या छत्तीसगढ़, दोनों जगह की सरकारें अपनी अपनी योजनाओं का बखान करने में बिल्कुल पीछे नहीं है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट उन्हें आईना दिखा रही है। अब हम इसी पर करेंगे बात और आज आपकी बात होगी इसी मुद्दे पर कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कब तक गरीब रहेंगे। शुरू करते हैं आज का डिबेट। तो जब यह आंकड़ा आया, आपको बता दें कि नीति आयोग की यह रिपोर्ट आई, तो जाहिर सी बात है इस पर सियासत तो होनी ही थी। मध्य प्रदेश की सरकार पर कमलनाथ पूर्व सीएम हैं, उन्होंने निशाना साधते हुए क्या कहा, सुनिए। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान के साथ अन्याय, किसान को खाद नहीं, बीज नहीं, मूल्य नहीं, छोटा व्यापारी परेशान है। ये अपना प्रदेश अंधेरे की तरफ घसीटा जा रहा है और भाजपा सरकार को, शिवराज जी को इसकी कोई होश नहीं। मध्य प्रदेश गरीबी में चौथे स्थान पर है। ये तो मैं सोचता हूँ कि ये शर्म की बात है। हमें अपना सिर झुकाना चाहिए कि इतने सालों बाद और इतनी लंबी बातें करने के बाद मध्य प्रदेश गरीबी में चौथे स्थान पर आया है। सर, और जाहिर सी बात है, जब कमलनाथ ने निशाना साध दिया था तो बीजेपी और कांग्रेस में सियासत शुरू होनी थी, हो भी गई। सुनिए। भारी नुकसान कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश का किया है, लेकिन हम रिपेयरिंग में लगे हैं। मेरा आत्मविश्वास है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है, मध्य प्रदेश नंबर 1 बन रहा है। 11 योजनाओं में नंबर 1 है। मुझे लगता है कि 100 की 100 योजनाओं में हम नंबर 1 होंगे। बेहद शर्मनाक स्थिति है मध्य प्रदेश की। आज देश में सबसे गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इन हालात को स्वर्णिम मध्य प्रदेश कहते हैं और यही स्वर्णिम मध्य प्रदेश होता है। भाजपा सरकार जनता के लिए काम करने की जगह नाम बदलने की राजनीति करने में लगी है, इवेंट करने में लगी है और गरीबों के लिए इनके पास समय नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है। छत्तीसगढ़ के गरीबी में भी हालात मध्य प्रदेश जैसे हैं और सियासत में भी ऐसे ही हालात हैं। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं, इन्हें भी सुन लीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। आज के 3 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ देश के सर्वाधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का राज्य था। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इन आंकड़ों में व्यापक सुधार हुआ। कांग्रेस की सरकार ने मुहिम चला के लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का प्रयास किया और इसके सार्थक परिणाम सामने आए। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की पोल खुल गई। गरीबी रेखा पे ऊपर क्रम में सबसे अधिक गरीबी में छत्तीसगढ़ जो है 7वें स्थान पर है। अब इसके लिए वो बहाने ढूंढेंगे। पूर्ववर्ती सरकार जब स्वच्छता को लेकर जो पहले दिन से लेकर आज तक 3 साल तक आपको अवार्ड मिला है, उसका क्रेडिट यदि आपको है तो ये भी क्रेडिट आपको है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, जल्दी से आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल बेहद सीधे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हालत खराब
क्यों सरकारें नहीं देती जवाब? जी हां, क्या सरकारें देंगी इस बात का जवाब? ये सबसे बड़ा सवाल है। ना कुपोषण मिटा, ना बच्चे बचे, नेता बस योजना गिनाते रहे। इतनी योजनाएं हैं कि सुबह से शाम तक पेट भर जाए उन्हीं से। एमपी छत्तीसगढ़ की गरीबी मिटी नहीं, सरकारों को सच्चाई दिखती नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट से भूचाल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल। आइए सीधे रुक करते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता हैं। अनुराग सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता, बड़े नेता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर से समझने के लिए और आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए हमने मोस्ट जो डिमांडिंग इकोनॉमिस्ट है देश के, शरद कोहली जी आए हैं हमारे साथ। लुक्स में ये जितने सोफिस्टिकेटेड हैं, उतने ही सिंपल भाषा में वो जो गणित है ना, जो सरकारें उलझा देती हैं, शरद जी हमारे दर्शकों तक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से कई पीढ़ियां हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 10 करोड़ की आबादी की गरीबी रेखा से ऊपर उठने का सपना देखते देखते दम तोड़ देती हैं और सरकारें भाषण देते देते अपना काम करना छोड़ देती हैं। सबसे पहले मैं आता हूं सीधे शरद जी के पास। शरद जी, पहले तो मेरे दर्शकों को सर सिंपली बता दीजिए कि देश के गरीब राज्यों में अगर कोई राज्य शामिल है 4थे नंबर पर, 7वें नंबर पर, तो उस जनता के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा खराब हालत अगर कहीं है तो वो बच्चों के कुपोषण में है, वो मातृ शिशु मृत्यु दर में है। इस तरह की चीजें जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, स्वास्थ्य की हैं, एम्यूनिटीज हैं, जो उनमें बहुत बुरे हालात मध्य प्रदेश के दिख रहे हैं। कितना असर पड़ता है सर? हम दूसरे राज्यों की जनता से कितने वंचित हैं? देखिए अभिलाष, ये 2-3 चीजें बताता है। एक तो पहली चीज ये बताता है कि अमीर और गरीब में, मतलब जो शहर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, हम इंदौर लें, भोपाल लें, छत्तीसगढ़ जाएं तो रायपुर की बात करें, कि एक तो शहर में और शहर से हटके जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, कहने का मतलब कि शहर में जो मिडिल क्लास रहती है, अपर मिडिल क्लास रहती है, अमीर लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास रहती है, वो शायद समृद्ध हो, पर जैसे ही शहर से आप बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप गांव में, आदिवासी इलाकों में जाते हैं, ये बताता है कि वहां पर गरीबी, अंग्रेजी में शब्द होता है रैम्पेंट, मतलब वहां पर गरीबी बेतहाशा है, बेइंतहा है, और अमीर और गरीब में फर्क बहुत है। पहला तो ये चीज बताता है जी। दूसरा, ये वहां की जनता के लिए जब ये आंकड़े सुनने में आते हैं तो मैं समझता हूं वहां की जनता का आत्मविश्वास भी टूटता है। क्यों? क्योंकि वहां की जनता अपने आप को बाकी देश के मुकाबले बहुत पिछड़ा समझती है, अपने आप को बहुत गरीब समझती है, अपने आप को, अगर मैं फिर अंग्रेजी का एक टर्म होता है इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड समझती है, कि हमें आर्थिक रूप से वो सुविधा, जिंदगी की वो जरूरतें हमारी पूरी नहीं होती जिस प्रकार बाकी के देश की होती है। और जब यही जनता बाहर जाके काम करती है तो वहां पर उनको तनख्वाह मांगने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वो ये जानता है, दूसरा राज्य जानता है कि ऐसी जगह से आई है जहां पर की आय तो बिल्कुल है ही नहीं, जहां के लोग गरीब हैं, तो वहां उसको वो तनख्वाह भी नहीं मिल पाती। तीसरा ये चीज बताता है कि बेरोजगारी जो बेहिसाब फैली हुई, बेरोजगारी ज्यादा होगी तभी आपको आर्थिक तौर पर ये आंकड़े देखने को मिलेंगे। या तो स्वरोजगार की हम बात करें या बेरोजगारी, इसका मतलब स्वरोजगार ठीक से नहीं चल रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है बाकी के देश के मुकाबले। और चौथा ये एक बात बताता है कि कृषि क्षेत्र हमारे देश में 60 से 70% आबादी, अभिलाष, कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर निर्भर है। ये बताता है कि कृषि क्षेत्र जो कि आजादी के बाद से, मैं देखिए राजनीतिक कटाक्ष नहीं करना चाहता इसमें, मैं ना कांग्रेस से आता ना बीजेपी से आता, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, पर ये बता रहा है कि 75 साल में हम कृषि क्षेत्र को, क्योंकि ज्यादातर गांव की आबादी कृषि में, अगर हम आदिवासी क्षेत्रों को कुछ हद तक छोड़ दें, कृषि क्षेत्र निरंतर घाटे में रहा है। और आज का किसान प्रॉफिट जिसको कहते हैं, मुनाफा जिसको कहते हैं, वो नहीं बना पाता, वो ऋण के बोझ के नीचे दबा रहता है। ये 3-4 चीजें ये इसमें से, इन आंकड़ों में से निकल के आती है, इनका ये निष्कर्ष निकलता है। और मैं समझता हूं किसी भी राज्य के लिए ये बहुत चिंता की बात है। और इसमें राजनीति से उठ के
इसका हल ढूंढना चाहिए। इसमें आपस में राजनीतिक तू मैं करके जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं। जो हमको सुन रहा है, कार्यक्रम देख रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में या उससे बाहर भी, उसको इस बात से मतलब है, उसको इससे मतलब नहीं है कि मेरे ऊपर बीजेपी है या मेरे ऊपर कांग्रेस है या कोई और दल है। उसको इस बात से मतलब है कि मेरा घर का खर्च, मेरी घर की आय कितनी है, मेरे बच्चों का पेट पाला जा रहा है कि नहीं, मेरे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिल रही है कि नहीं, मुझे मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, उनको इन सब बातों से मतलब है। तो मैं समझता हूं हमें राजनीति से उठ के इसका हल, सारे दलों को मिलके बैठ के इसको सोच विचार के इसका हल निकालना पड़ेगा, वरना जनता इसी प्रकार अभिलाष त्रस्त होती रहेगी। बिल्कुल। तो ये सीधे सीधे हमने इसलिए दर्शकों तक पहुंचाया कि ये जो आंकड़े हैं महज आंकड़े नहीं हैं, दरअसल ये परिलक्षित करते हैं जीवन स्तर को, इंसान के ख्वाबों के टूटने की उस जोर आजमाइश को जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सुदूर अंचलों में होती है और दिल्ली के फाइलों में दर्ज की जाती है। अनुराग सिंहदेव जी जुड़े हैं मेरे साथ। अनुराग सिंहदेव जी, 15 साल के विकास की बात आप लोग बार बार करते हैं सर, आप बताइए कितना बदला सर छत्तीसगढ़ का गरीब का हाल? कहां है गरीब? वहीं तो है जहां से शुरू किया था हमने। लगभग मैं देख रहा था कि देश के हमारे गरीबी मिटाने की दर जो है छत्तीसगढ़ में, वो दर लगभग आधी है सर। मतलब देश जो है तेजी से अमीर हो रहा है और हम उससे स्लो आधे गति से चल रहे हैं। और 3 साल अगर इसके लिए भूपेश बघेल सरकार की जिम्मेदार है, और जैसा कि आप लोग गिनाते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, तो क्या 15 साल बीजेपी के भी ना गिने जाएं इसमें सर? अभिलाष जी, एक जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें देश की जो छत्तीसगढ़ की जो 40% आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे है, ये बात स्पष्ट है। और विशेष रूप से कोड किया गया है भूखमरी को और गरीबी को। अब आप देखिएगा कि जो स्थिति पिछले 2018 तक 15 वर्षों के शासनकाल के बाद एक जो स्थिति थी, वहां से हम नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं आए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि समय समय पर जो ये रिपोर्ट्स आती हैं तो उस पर सरकारें क्या क्या कदम उठाती हैं। तो आपको ध्यान में होगा कि छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहां पर भूख से मौत हुआ करती थी, और यहाँ पर वो मुद्दा हुआ करता था भूख से मौत, और उस पर देश के प्रधानमंत्री उस दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में आते थे, कंदमूल चक्के भी खा के देखा करते थे, नरसिम्हा साहब थे उस समय पर। तो ऐसे कई संदर्भ आए थे जब भूखे मौत होने का विषय सामने आता था। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक पीडीएस स्कीम लागू की गई। हमने 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल की स्कीम शुरू की, और वो पीडीएस स्कीम इतनी अनुकरणीय थी कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सराहना की कि ये सरकार ना अनुराग सिंहदेव जी, आज योजनाएं गिनाने का और उपलब्धि बताने का समय नहीं है सर। मुझे तो लगता है कि आज मैं सिर्फ कंपैरिजन करना चाहता हूं ना सर, अगर कंपैरिजन होता तो किसी क्षेत्र में तो हम आगे होते। में सरकारें कदम क्या उठा रही है, ये प्रश्न उठता है। तो आज कांग्रेस की सरकार यदि 3 साल में है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो इन्होंने गरीबी भुखमरी से निपटने के लिए क्या उपाय किए? कुपोषण की स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में? सुशील आनंद जी तो कह रहे हैं कि 3 साल पहले नंबर 1 था सर गरीबी में, और अब हम कम से कम 7वें स्थान पर हैं। ये आंकड़े पता नहीं, एक तो मैं बड़ा परेशान रहता हूं आंकड़ों की ऑथेंटिसिटी को लेकर के, कहां से डेटा आ जाता है हमारे नेताओं के पास, किस तरह की। अब अगर इसको जस्टिफाई करें तो फिर तो वाकई में बहुत अच्छी स्थिति में छत्तीसगढ़ की, सबसे खराब राज्य से सीधे 6 राज्यों को पछाड़ते हुए 7वें नंबर पर आ गया। अनुराग जी क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें 50-49 सब इंडेक्स दिया हुआ है, उसको तो पढ़ा जा सकता है, ये तो अपना विश्लेषण करने का तरीका है। लेकिन आप देखिए लगातार अखबार रंगे हुए हैं, लगातार समाचार पत्रों में कुपोषण से मौतों का विषय आ रहा है। अभी पंडो जनजाति के गरीबी के कारण और कुपोषण के कारण मृत्यु हो रही है, बहुत कम, उसका 30-30, 40-40 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी सरकार ने उस पर जांच बिठाई थी, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। तो जो बात यहाँ प्रमाणिक रूप से भौतिक स्तर पर दिखाई दे रही है, उसमें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में गरीबी बेतहाशा बढ़ी है, कुपोषण बढ़ा है, और सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, सरकार ने। सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता में नंबर 1 आए, पूरे देश में डंका बजा हमारा कि हम लगातार 3री बार नंबर 1 है, उसका क्रेडिट सारा कांग्रेस का। अगर हम गरीबी में लगातार फिसड्डी राज्य हैं तो उसका क्रेडिट भी सारा कांग्रेस का, या उसके लिए बीजेपी की तरफ देखें हम मुड़कर? अभिलाष जी, एक महत्वपूर्ण बात जो है आर्थिक विश्लेषक शरद जी ने कही कि विकास के मायने जो है केवल चमचमाती सड़कें और बिल्डिंग नहीं होता है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार, मानव विकास के जो मानक है
निश्चित रूप से एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा अभिलाष जी, 15 साल के शासन में 28 जून 2018 का ये आंकड़ा है। इसके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा में नंबर 1, कुपोषण, एनीमिया और मलेरिया से होने वाली मौत में नंबर 1, और नक्सलवाद और इस प्रकार की जो समस्याएं थी वो लगातार बनी हुई थी। मैं अंतर बताना चाहूंगा कांग्रेस सरकार के आने के बाद में, पहली प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान, गौपालक और आदिवासी। जिस प्रकार से आर्थिक विश्लेषक शरद जी कह रहे थे कि किसानों की जो आबादी है, देश में जो आबादी है उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में और ज्यादा है। 42% वनांचल है अभिलाष जी, और लगभग 32% आबादी जनजाति की है। 7 वनोपज खरीदे जाते थे, 52 वनोपज आज खरीदे जा रहे हैं। 73% देश की कुल खरीदी का 73% हमने पिछले साल खरीदा था। इस साल पहले क्वार्टर में 88%। तो मूल बात है जो जल, जंगल, जमीन, बिजली, पानी, सड़क, खनिज जो है तमाम चीजें सरप्लस है। फिर क्या कारण है कि 15 साल के कुशासन में गरीबी रेखा में नंबर 1, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा 23% बेरोजगार थे। बेरोजगारी का आंकड़ा अभिषेक जी, अभिलाष जी मैं बताना चाहूंगा, जो राष्ट्रीय औसत है उससे आज 3 साल के दौरान हमने जो उपलब्धि हासिल की 3.6 है, जबकि 7 के आसपास जो राष्ट्रीय औसत है। तो जो दुर्व्यवस्था थी, जो कुव्यवस्था थी, जो कुरीतियां थी, उसको सुधारने में निश्चित रूप से वक्त लगेगा। जो 12 सूचकांक तय किए गए हैं उसमें एक ये संतोषजनक है कि 8 में जो अंतिम 5 है उसमें नहीं थे। नहीं तो छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, जो टॉप राज्य में 4था स्थान है, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ बेहतर हो रहा है। और आज गांव, गरीब, किसान, यहाँ किसानों की जो बात होती है, रोज औसतन 3 किसान कर्ज के बोझ से लचकर आत्महत्या करने मजबूर होते थे। हमने आते ही जो टाइम बाउंड वादा था कर्ज माफी का, वो हमने किया। जो फसल का सर, विधानसभा में आपने रिपोर्ट दी है, कितने किसानों ने आत्महत्या की, उस पर भी बात कर लेंगे किसी दिन सर। निश्चित रूप से अभिलाष जी, जो स्वास्थ्य का आंकड़ा है, मातृत्व स्वास्थ्य में जो है बेहतर स्थिति हुई है, उसका कारण है स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो है 240%, लगभग 2.5 गुना माफी के साथ साथ कोरोना काल में भी कुपोषण में छत्तीसगढ़ देश का 5वां खराब राज्य है। आप कह रहे हैं कि 3 साल पहले नंबर 1 होता था। 13% सुधरे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो चीज कोट कर दी, मैंने वो चीज कोट कर दी सुरेंद्र जी, एकदम से खत्म। सुरेंद्र जी, मैंने वो चीज कोट कर दी जो आप कह रहे हैं कि पहले नंबर 1 पर था, अब हम नीचे से 5वें नंबर पर आ गए हैं। नीचे की अगर बात करूं 13% एक साल की उपलब्धि है। ठीक है, चलिए अब मध्य प्रदेश की तरफ चल देते हैं, जो कि बार बार कहता है कि छोटा भाई है। उससे पहले उस छोटे भाई को लेकर के बीजेपी के बड़े नेता क्या कहते थे, अगर मैं पीसीआर से गुजारिश करूं कि जरा पहले वो बयान सुनवा दें और उसके बाद फिर हम आंकड़े दिखा देते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है मध्य प्रदेश से आशीष अग्रवाल जी ने, बीजेपी प्रवक्ता, और अजय सिंह यादव जी ने, कांग्रेस प्रवक्ता। हम सुनवा देते हैं जरा ये बयान, जो आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में विकास किस कदर हो रहा है। सुनिए। तो ये बयान जो है, ये एक बार नहीं, हमेशा आप सुनते हैं, पर आज सुनाना बेहद जरूरी है। कुछ चीजें वक्त के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हें सुनिएगा। पीसीआर हमारा इन चीजों को आप तक पहुंचाएगा और उसके बाद इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा जिम्मेदारी तय होगी, मेरा ऐसा मानना है। कोशिश करते हैं ये बयान आपको सुनाने के। तो ये बयान जो है, ये किसी और के नहीं बल्कि खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के हैं, और केंद्र के बहुत बड़े नेता उनके हैं। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर क्या कहते हैं, सुनिए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, उस बीमारू राज्य को आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने सजाने संवारने की कोशिश की। श्रीमान बंटाधार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य छोड़कर चले गए थे। वो बीमारू राज्य को, मध्य प्रदेश को शिवराज जी ने विकसित राज्य बनाया है। आशीष जी, बीमारू राज्य से विकसित राज्य मध्य प्रदेश बन गया, बीजेपी को पता है सर, लेकिन नीति आयोग को नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता आशीष जी? नहीं अभिलाष जी, देखिए किसी भी डेटा को, किसी भी सूचकांक को सबसे पहले हमें सही से एनालिसिस करना चाहिए जी। डेटा का सोर्स जानना चाहिए, वो कब लिया गया था ये तय करना चाहिए, और उसके बाद उस
डेटा का पहले क्या रिलेवेंस था उसके बेसिस पे कोरिलेट करना चाहिए। तो मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के अनुसार, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ये जो डेटा है वो 2019 में लिया गया था जब कमलनाथ जी की सरकार थी, और इसका जो सर्वे 2019 में हुआ था और ये अभी तक वही डेटा चल रहा है। तो सबसे पहले तो कांग्रेसियों को ये तय करना चाहिए वो जितनी भी उंगली कर रहे हैं वो स्वयं के कमलनाथ जी के शासन पे कर रहे हैं या किस पर कर रहे हैं, एक बात। दूसरा विषय, देखिए मध्य प्रदेश देश में जनसंख्या के स्तर पर 5वें नंबर पर आता है। तो निश्चित ही जब हम गरीबी सूचकांक की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश अगर चौथे 5वें नंबर पर दिखता है तो मुझे लगता है कि हमें नेशनल एवरेज से तो बेटर करना चाहिए। तो निश्चित ही चौथे की जगह अगर हम 6वें पे होते तो बेहतर होता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मध्य प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा कहां से प्रारंभ की, इसको हमें समझना चाहिए। 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी के काले शासन का अंत हुआ था तब मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 15,000 रुपए के आसपास होती थी और वर्तमान में 98,000 कुछ रुपए है, यानी कि लगभग उसमें 6 गुना से अधिक की बढ़ोतरी है। तो इसको आप रिलेटिवली डेवलपमेंट तो मानेंगे ना सर, ये मध्य प्रदेश तो एक बीमारू राज्य था और बीमारू राज्य में वो देश के मैं अपने काले अतीत से रिलेट करने की बजाय जब दोनों राज्य अलग अलग हुए तो छत्तीसगढ़ से रिलेट कर लूं तो कोई आपत्ति तो नहीं सर आपको? छत्तीसगढ़ मुझसे पीछे था कि नहीं था? छत्तीसगढ़ मुझसे ज्यादा गरीब राज्य था, मध्य प्रदेश से था कि नहीं था? आज आपसे बेहतर स्थिति में है सर। तो हम अपने मापदंड, हम स्केल्स, पैरामीटर्स जो हैं उन्हें ऐसा क्यों रखते हैं सर? आप देखिए, जिसे आप छोटा भाई कहते थे विकास में आज आपसे ऊपर खड़ा होकर दिखा रहा है सर। और फिर भी हम देखते हैं अपने उस अतीत को और उसकी दुहाई देकर के अपने काम पर पर्दा डालने की। अभिलाष जी, एक तो जी आशीष जी प्लीज। अभिलाष जी, एक आम छत्तीसगढ़ी से अगर आप पूछेंगे तो वो जानता है कि छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ उसका श्रेय रमन सिंह जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गया। और जब से मध्य प्रदेश में 15 महीने में कमलनाथ की सरकार आई और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, वहां पर विकास का पहिया थम चुका है। अगर इसका जमीनी हकीकत ले तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश या कोई दूसरे विपक्षी का राज्य, उसने कहां से अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की थी और कहां पर वो है, इन रिलेटिव टर्म्स में यह तय होगा कि उस विकास ने प्रगति की है नहीं की है। मध्य प्रदेश में जो बजट कभी 20,000 करोड़ होता था 2003 में, आज 2,41,000 करोड़ का बजट है। तो निश्चित ही बजट में और प्रति व्यक्ति आय में और जीडीपी में मध्य प्रदेश में एक बड़ा उछाल आया है और मध्य प्रदेश के एक आम आदमी का रहने वाला स्तर बेहतर हुआ है। हाँ, अभी और भी काम करने की आवश्यकता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार प्रतिबद्ध है। अजय सिंह जी, आपके पास आता हूं सर। 15 साल में जो बीजेपी ने किया था वो सब बर्बाद कर दिया 15 महीनों में आपने, ऐसा गंभीर आरोप है सर। क्या सिर्फ यही करते थे कि जो विकास हुआ है उसको विनाश में परिवर्तित करते थे? क्योंकि 15 साल का किया काम 15 महीनों में कर दिया, तो मेहनत तो बहुत की आपने सर। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले आपके दर्शकों के माध्यम से ये बात जनता को जानना आवश्यक है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी के अनुसार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आधार पर जारी किया गया है, ना कि 2019 के आधार पर। भाजपा के नेता केवल झूठ बोल के तथ्यों को ढकने की कोशिश करते हैं। तो ये 2015-16 के वो आंकड़े हैं जब प्रदेश की सत्ता में आए हुए भाजपा को 12-13 साल हो चुके थे, और 12-13 साल का वो काल था जिसको भाजपा कहते थे कि हमने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिया है। तो ये उनका स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कलई खुल गई है। भाजपा के नेता झूठ बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। नीति आयोग भाजपा की केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है। आंकड़ों में किसी तरह की हेर फेर का सवाल उठाएं भाजपा के नेता तो अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठाएं। और आप आंकड़े देखिए, कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर पर। आप स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, टॉयलेट जैसी सुविधाएं मध्य प्रदेश में नहीं है, टॉयलेट ना होने पर 3रे स्थान पर। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। मैं अभिलाष जी आपको एक बात कहना चाहता हूं, इन आंकड़ों की भी प्रदेश को आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि मध्य प्रदेश के हाल बेहाल हैं। 50 लाख बेरोजगार लोग रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं। जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में रेहड़ी
वालों के लिए लोन दिए गए 10,000 रुपए के, तो वो कर्जे लेने वाले 70% पढ़े लिखे नौजवान जो ठेले लगाना चाहते हैं, ऐसे नौजवान निकले। तो मध्य प्रदेश के हालात समझे जा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं नाम की चीज नहीं है, शिक्षा नाम की चीज नहीं है, किसानों को डंडे पड़ रहे हैं खाद के लिए, बिजली नहीं मिल रही है, बिजली के बिल आ रहे हैं 10-10 गुने। लेकिन अजय सिंह जी, मैं माफी के साथ यहाँ आपको ये रोकना चाहूंगा कि देखिए, अगर 15 साल बीजेपी के आप गिनाते हैं तो उसके पहले के कांग्रेस के तमाम जो शासनकाल था वो कहां गया सर? कांग्रेस के लिए तो वो भी जिम्मेदारी उसको लेनी होगी अपने इतने सालों की। 15 साल आप गिना देते हैं, मध्य प्रदेश को विकास की राह में पीछे धकेला, तो उसके लिए 60% तो कांग्रेस जिम्मेदार कहलाएगी, अगर मैं टर्म्स की बात कर लूं तो। देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश हो या देश हो, जो भी हुआ है कांग्रेस ने किया है। इनकी सरकारों ने नाम बदलने के अलावा किया क्या है? आप बताइए। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति कनेक्शन, गरीबों को पट्टे, रोजगार, ना सर, योजना नहीं गिनेंगे आज सर, आज आंकड़े गिनेंगे, आज तो आंकड़े देखेंगे। ना कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, नहीं किया। ना आज मेरा दिन है सर, आज जनता का दिन है। आंकड़े हैं अभिलाष जी, आंकड़े मैं बता देता हूं सर आपको, मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। देश रिकॉर्ड जनता के सामने ना बीमारू राज्य से निकालने का जो दावा किया गया था, आंकड़े तो बहुत सारे हैं सर। हम जो हमारी स्थिति है वो अगर कोई देख ले तो हमें तो सच में शर्म आ जाए। हम अलीराजपुर जो है देश का सबसे गरीब जिला था। मैं यहां से शुरू करता हूं, शरद जी आपके पास आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो है वहां पर सबसे ज्यादा, जैसे देश में सबसे ज्यादा किसानों के लिए बात होती है ना, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश किसान, और उसके बाद अगर किसी के लिए बात होती है तो वो आदिवासी के लिए बात होती है सर। और ये आंकड़े मुझे बता रहे हैं सर, अलीराजपुर जो कि सबसे ज्यादा झाबुआ, सबसे ज्यादा ट्राइबल बेल्ट हैं। छत्तीसगढ़ का मैं उठा लेता हूं, सबसे गरीब जिले दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सरगुजा, बस्तर, सबसे ज्यादा ट्राइबल बेल्ट हैं। जशपुर, बीजापुर, ये डिंडोरी, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, ये मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा ट्राइबल बेल्ट है। इतना फंड एलोकेशन होता है सर यहां के लिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी विकास की गंगा बह रही है जो निकलती है तो बहुत तेजी से निकलती है, अविरल निकलती है बजट की फाइल से, और वहां पर कुछ नहीं पहुंचता। अलीराजपुर आज से 10 साल पहले सबसे खराब स्थिति में था, आज भी खराब स्थिति में है। तो ये जो योजनाएं बन रही हैं सर कि हम क्योंकि आदमी सबसे खराब जगह को पहले दुरुस्त करता है, तो ये हो क्या रहा है सर? मुझे ये जो पैरालिसिस ऑफ द पॉलिसी है, इसके बारे में कुछ बताइए सर, कि जो चीजें दिख रही हैं, जो कलंक है हमारे ऊपर, उसको छुटाने के लिए हम इतने हजारों करोड़ खर्च करते हैं और स्थिति जस की तस रहती है। पूरा ट्राइबल बेल्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का आज भी देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में है, और जबकि सबसे ज्यादा पैसा यहीं खर्च हो रहा है। तो कैसे हो रहा है सर ये? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं अभिलाष। आप देखिए कि किसी भी राज्य के पास अगर कुल मिला के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार का अर्थ है कि कोई भी नीचे के अफसरान, बीच के अफसरान, ऊपर के अफसरान, अगर उसको उस पैसे की पिलफरेज नहीं हो रही है, वो पैसा लीक नहीं हो रहा है और पैसा ईमानदारी से राज्य के लिए लग रहा है, तो इसमें या 2 कारण है। या तो पैसा वो कम पड़ रहा है, मतलब राज्य बड़ा है, राज्य के पास संसाधन कम है। तो ऐसे में हल क्या होता है? ऐसे में हल ये होता है कि जिन राज्यों के ये आंकड़े अच्छे आए हैं, हम उनको देखते हैं। हम दूसरे तरीके से इस समस्या को देखते हैं कि जिन राज्यों के ये आंकड़े अच्छे आए हैं, वहां पर क्यों अच्छे आए हैं? उसका कारण है कि वहां पर जो इंडस्ट्री का निवेश होता है, वहां पर जो विदेश से निवेश आता है, वो बढ़ा हुआ है। उसके आने से उस राज्य का विकास होता है। आप उदाहरण के ले लीजिए, आप गुजरात ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, आप हरियाणा ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए। मैं इन 3-4 राज्यों की बात करता हूं। यहां पर देखिए, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है सरकार के अलावा, देखिए सरकार में मैंने जैसे कहा कि अगर भ्रष्टाचार नहीं है, सारे के सारे संसाधन वहां के लोगों के विकास के लिए लगाए जा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि या तो नीतियों में कुछ गड़बड़ है, या फिर वो संसाधन कम पड़ रहे हैं। मतलब वहां की जनसंख्या ज्यादा है और सरकार के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वहां की आम जनता तक वो विकास पहुंच सके, या वहां पर एक बैलेंस डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। आपने अभी जिन इलाकों की गिनती कराई, जो आदिवासी इलाके हैं, वहां पर ये डेवलपमेंट पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पर ना कोई इंडस्ट्री है, वहां पर खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं हो पाती है। ये आदिवासी अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। इन आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। इनको आदिवासी ना कह के आप एक आम जनता की तरह जब ट्रीट करे जाने लगेंगे, उस समय आप देखेंगे कि ये मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है वहां की राज्य सरकार के, मैं हल की बात करूंगा। देखिए, समस्या को डिस्कस करने के लिए आपके पास मेरे माननीय राजनीतिक भाई बैठे हुए हैं,
आप स्वयं में, मैं तो आपको एक आर्थिक दृष्टि से हल बता सकता हूं जी। हल ये है कि आपको वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर राज्य स्वयं नहीं कर पाता है तो आपको वहां पर इंडस्ट्री, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे वहां पर इंडस्ट्री आए। और प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया का ये आवाज उठाई है, मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा, इसके नीचे राज छुपा हुआ है, इसके नीचे बहुत बड़ा हल छुपा हुआ है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऐसे इलाकों में शुरू कर देंगे, क्योंकि कृषि क्षेत्र लाख कोशिशों के बाद भी मुनाफे में नहीं आ पाया है, ये बात हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। किसान आज भी आत्महत्या करते हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। ये सच है कि किसान ऋण के नीचे दबा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर यहां पर छोटे किसान हैं। तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट, उसका विकल्प ये निकल के आता है कि आप वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाइए, आप वहां पर इंडस्ट्री को लेके आइए, ऐसी नीति बनाइए जिससे कि इंडस्ट्री वहां पर आए, जिससे लोगों को रोजगार मिले। जैसे ही रोजगार अभिलाष मिलना शुरू होगा, आपको मैं बड़े आश्वासन देके कह सकता हूं कि ये जो आपको आंकड़े एकदम बदले बदले नजर आएंगे। और ये कोई मैं कोई जादुई बात नहीं कर रहा हूं। आप जिन राज्यों के आंकड़े आए हैं वहां पर आप उठा के देखिए, वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्रीज है, बिजनेसेस हैं, जो कि लोगों को रोजगार देती है, जिससे उनकी जो कंडीशन है वो ऊपर उठ जाती है। इकोनॉमिक कंडीशन, जिसको हम आर्थिक स्तर कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह लीजिए, आप जो मर्जी कह लीजिए, वो सडनली ऊपर चला जाता है। तो मुझे लग रहा है कि बैठ के एक मंथन करने की जरूरत है कि क्या जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर हम ऐसी नीतियां बना सकते हैं जिससे कि वहां पर निवेश आए, वहां पर इन्वेस्टमेंट आए। और अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं समझता हूं वहां की राज्य सरकारों को, सूबे की सरकारों को बैठ के सोचने की जरूरत है। अभिलाष, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें, लेकिन मैं आता हूं सीधे अनुराग सिंहदेव जी आपके पास। मैं आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं। इसमें आप इसको बीजेपी की चूंकि गवर्नमेंट है केंद्र में, इस पर अन्यथा ना लें, ये कांग्रेस के जमाने में भी होता था। अनुराग सिंहदेव जी का संपर्क लगता है हमसे टूट गया है। ये सवाल मैं बीजेपी के हमारे आशीष अग्रवाल जी से ले लेता हूं। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, मैं आपसे कुछ दिनों पहले तक देखता था कि ओडीएफ वाले मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये हम सुनते थे, सब तमाम चीजें होती थी। खुले में शौच मुक्त बन गया है पूरे देश में, मध्य प्रदेश का एक एक गांव खुले में शौच मुक्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी हम इसी तरह के दावे सुनते थे, और इस तरह की चीजों को लेकर के बाकायदा सरकारी फाइलों में भी आंकड़े हमने देखे हैं, मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। और आज जब ये रिपोर्ट आती है, ये कहती है कि टॉयलेट की कमी में सबसे खराब 5 राज्यों में मध्य प्रदेश है, टॉयलेट की कमी में सबसे खराब 4 राज्यों में चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो सर, ये जो आंकड़े अलग अलग आते हैं बड़ा कंफ्यूज करते हैं। जब हम खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं तो फिर हम देश में 5वें सबसे खराब स्थिति में कैसे हैं? और ये जो दोनों विरोधाभास होते हैं, ये थोड़ा सा मुझे इसलिए भी समझ में आना जरूरी है। क्या ये सरकारें केंद्र में कौन सी है, राज्य में कौन सी, इसके हिसाब से डाइवर्ट कर जाती हैं क्या चीजें? नहीं, देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य की सरकारों में कोई भी हमें आपस में लड़ाई का विषय नहीं छेड़ना चाहिए। ये जो संघीय व्यवस्था है उस पर हमें नाज है। तो मैं किसी भी तरीके के आंकड़े पर, चाहे वो विपक्षी सरकारों के हो या हमारी सरकारों के, कोई उंगली नहीं उठाऊंगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो खुले में जो शौच का विषय है, निश्चित ही मध्य प्रदेश ODF प्लस की श्रेणी में है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का कोई भी वासी अपने पूर्व अनुभव को देख के समझ सकता है कि जब वो रेल से सफर करता था तो जगह जगह आपको खुले में शौच करने वाले लोग दिखते थे। जब वो किसी नदी नाले के आसपास दिखते थे, आज ऐसा कोई भी दृश्य नहीं दिखता है। तो यानी कि चीजें तो बेहतर हुई हैं। अब इस सूचकांक में, क्योंकि ये सूचकांक अभी अभी आया है, इसमें टॉयलेट की कमी का आधार क्या लिया गया है, क्या प्रश्न लिए गए, जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा तो इस डेटा को एनालाइज करना मुश्किल है। मैं अपने मित्र की बात पे आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मैं कहता हूं कि ये कुछ इस तरह की बहस है कि पानी गर्म है या ठंडा है, सब इस बात पे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर कोई नहीं बता रहा। मैं 2003 से 2018 तक और मार्च 2020 से वर्तमान तक के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, और पहले भी रखता रहा हूं। ये मुझे अपनी सरकारों के, जो उससे पहले 10 साल की सरकारें थी, उनके आंकड़े रखे। इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने तो मध्य प्रदेश को गर्त में रखा, इसलिए ये आंकड़े क्या रखेंगे। मैं तो एक छोटी सी बात बताता हूं। मध्य प्रदेश में जब 15 महीने में कमलनाथ की सरकार थी, तो कमलनाथ जी ने एक इन्वेस्टर समिट रखी थी। उसका नाम था मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश। मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है उत्तम, यानी कि बहुत अच्छा। और उसमें ये जो इन्वेस्टरों को बुला के पूरे देश के जो परोस रहे थे, 3 मुख्य चीजें, उसमें सड़कों का जाल,
उसमें बिजली की पर्याप्त उपलब्धता और लैंड बैंक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और व्यावसायिक उपयोग के लिए, अगर ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया तो क्या मध्य प्रदेश में इनकी सरकार ने 9 महीने में कर दिया? ये तो झूठे हैं, अतार्किक हैं और बिना तथ्यों की बहस करने वाले लोग हैं। ठीक है अजय सिंह यादव जी, बड़ा गंभीर आरोप है। क्या आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे थे वो उस लेगेसी को जी रहे थे जो मध्य प्रदेश सरकार पूर्ववर्ती शिवराज सरकार 15 सालों में आपके लिए दे गई थी? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं और आपके कार्यक्रम में झूठ प्रमाणित है। पहले राउंड में आशीष जी बोले कि 2019 के आंकड़े हैं जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी। मैंने बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। मैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी को कोट कर रहा हूं। 2015-16 के आंकड़े हैं ये। 2015-16 का आंकड़ा है ये। बहुआयामी आंकड़े हैं, 2015-16 का है और आप ये झूठ बोल रहे हैं। ये आप झूठ बोल रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अभिलाष जी 2015-16 की स्थिति को हम 2015-16 की एक रिपोर्ट नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो था उसको लेकर के कुछ चीजों को यहाँ पर आधार माना गया है। इस तरह की जानकारी मेरी भी हो सकता है, मैं गलत हूं, लेकिन हम उस पर नहीं उलझते, हम आगे बढ़ते हैं सर जी। बिल्कुल सही बात है, वही आधार है। देखिए बिल्कुल सही है। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ की कलई खुलती है तो वो चिल्लाने लगते हैं। जब मैं कह रहा हूं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी को कोट कर रहा हूं वर्ष 2015-16 के, और देश में पहली बार इस तरह का बहुआयामी गरीबी सर्वे, तो आप आधार बताइए 19 का। मैं जो बैठा हूं बताइए एक आधार, 19 का आधार बताइए। चलिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो झूठ आप बोल रहे हैं। ठीक है, ना एक मिनट, आज हम डिबेट नहीं सर, आज हम बहुत पॉजिटिव। अजय सिंह जी प्लीज, आशीष जी, अजय सिंह जी प्लीज सर। कोट करने का मतलब समझ लें, मध्य प्रदेश कोट करने का मतलब होता है अक्षर से उसकी बात ना ठीक है सर, ये अपने मुंह की मन। ठीक है सर, हम उस पर नहीं पड़ेंगे सर। आज के डिबेट को सर, पार्टी झूठ नहीं बोलती है। आज की डिबेट को हम थोड़ा सा गरीबी रेखा से ऊपर रख लेते हैं सर। अभिलाष जी देखिए सर प्लीज। देखिए अभिलाष जी, आप मध्य प्रदेश में मेरे कांग्रेसी देखिए करने का मतलब ही अभिलाष जी देखिए आशीष जी को, ठीक है एक मिनट माफी के साथ आशीष जी, अजय जी एक मिनट माफी चाहूंगा आपसे सर। मुझे शरद कोहली जी को 2 मिनट और लेना है सर, क्योंकि वो चले जाएंगे। मुझे शरद जी के पास आना, हम लोग बने रहेंगे सर डिबेट में। अभिलाष जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी अजय जी प्लीज, हाँ बोलिए। आपकी बात को पूरा सुनूंगा, बोलिए आप। अभिलाष जी देखिए, मध्य प्रदेश के हालात को कोट करता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुशाभाऊ ठाकरे, जिनके नाम पे आज मिंटो हॉल रखा गया, उनके 2 भतीजों की मौत कोरोना में बिना इलाज के हो गई। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं और भाजपा कहती है स्वर्णिम मध्य प्रदेश है। ये आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश है जो आपके पितृपुरुष हैं। मैं आऊंगा, मैं एक मिनट अजय जी, ये पॉलिटिकल बदहाल है, केवल झूठ बोल सकते हैं। मैं आऊंगा आशीष जी, 30 सेकंड आशीष जी आपके पास में आऊंगा। आशीष जी ठीक है, झूठ नहीं मानना अजय जी प्लीज, अजय जी डाइवर्ट हो जाएगा सर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर रहे हैं हम। मैं एक मिनट शरद जी के पास आ जाता हूं, क्योंकि उन्हें आज जाना है, हमारी बड़ी गुजारिश के बाद वो हमसे जुड़े हैं। शरद जी, मैं एक चीज और अपने दर्शकों को बता दूं और फिर आपसे सवाल ले लेता हूं, अंतिम आपका सवाल रहेगा, बाकी मेहमान है हमारे साथ। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि बाल और किशोर मृत्यु दर में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश सर, बाल और शिशु मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ जो है वो चौथे स्थान पर हो जाता है। हम रसोई गैस की कमी में देखते हैं तो चौथा सबसे फिसड्डी राज्य छत्तीसगढ़ है। रसोई गैस की कमी, स्कूल की कम उपस्थिति देखते हैं तो मध्य प्रदेश चौथा सबसे फिसड्डी राज्य है। टॉयलेट की कमी मैंने आपको बताया, और कुपोषण में तो हालात दोनों राज्यों के बहुत खराब हैं। तो क्या सर ऐसा लग रहा है कि हमारे जो विकास की हमारी प्राथमिकताएं हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों की, वो शायद शिफ्टेड हैं? वो जो आप कह रहे थे ना कि अमीर और गरीब का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा सिर्फ शहरों की तरफ फोकस्ड है, क्योंकि अगर हम बच्चों को, जो पैदा बच्चे हुए उन्हें खाना नहीं दे पा रहे सर, तो फिर हमें कोई हक नहीं है मेट्रो बनाने का बड़ी सिटीज में। अगर हम बच्चों को टॉयलेट नहीं दे पा रहे हैं और माओ को प्रसूति गृह में बचा नहीं पा रहे हैं, तो हमें कोई हक नहीं है मॉल बनाने का अपने बड़े शहरों में। क्या लगता है सर आपको, हमें यहां पर अपना फोकस शिफ्ट करना होगा? पहले हमें बेस मजबूत करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। जी हाँ बिल्कुल, इसमें अभिलाष कोई दो राय नहीं है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज, आपकी प्राथमिकताएं अपनी लिस्ट आउट करनी पड़ेंगी कि पहले हम लोगों को जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं, पहले टॉयलेट और
कुपोषण पोषण करना, मैं समझता हूँ ये एक बुनियादी जरूरत है। जो कि बच्चा पैदा होता है उसको खाना चाहिए, उसको ऐसा खाना चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके। मैं समझता हूँ पहले बुनियादी जरूरतों पर नीति बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको उठाने की नीतियां बनानी पड़ेंगी। और मैं अभिलाष अपनी बात पे फिर से अंग्रेजी में रीआइटरेट कहते हैं, फिर से जोर देना चाहूंगा कि इसका एक ही हल है कि आपको अगर आप उस आदिवासी इलाके से गुजरते हैं, आपको उस इलाके में और भोपाल, रायपुर, इंदौर में फर्क नजर आ रहा है, यही अपने आप में इस बात को बयां करता है कि वो इलाके शायद प्राथमिकता में नीचे रह गए। तो उस इलाकों को विकास करने का तरीका यही है कि आपको वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा। जिस इन्वेस्टर समिट की अभी मेरे राजनीतिक भाई बात कर रहे थे, ऐसे इन्वेस्टर समिट को मैं आपको उदाहरण देता हूं, कल का उदाहरण देता हूं मैं जी। कल यहाँ नॉर्थ इंडिया में जेवर एक जगह है, वहां पर एक एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया और मैं उस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो जगह बिल्कुल बियाबान इलाका था पहले, वहां पर दूर दूर तक कोई विकास का नाम नहीं था। आज जैसे ही वहां पर एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट अभिलाष हुई जी, पूरी की पूरी एक अर्थव्यवस्था उस एयरपोर्ट के आसपास आ रही है। मेरे से कल बहुत सारे टीवी चैनल ने सवाल पूछा कि इसका क्या लाभ होगा। मैंने कहा पूरी की पूरी इकोनॉमी एक एयरपोर्ट के आसपास खड़ी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आदिवासी इलाकों में जाके एयरपोर्ट बनाइए, मैं ये कतई नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही आप वहां पर कैपिटल निवेश लाते हैं, जैसे ही वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो अगर सरकारें इस बात पे, यार एक तरीका मैंने आपको बताया ना, एक तरीका तो यह है कि सरकार के पास इतने संसाधन है कि उस एक एक इलाके में जाके, एक एक घर में जाके उनका लिविंग स्टैंडर्ड उठा दे, परंतु यह संभव नहीं होता क्योंकि सरकार के संसाधन लिमिटेड होते हैं। वो संयोजित होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, जहां पर फोकस किया जाता है वही होता है। इसका एक ही तरीका और ये मैं कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं। आप जिन राज्यों के आए हैं, मेरे जो भाई बैठे हैं इस समय स्क्रीन पे, आप जिन राज्यों के आंकड़े अच्छे आए हैं, महाराष्ट्र ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, जिनके आंकड़े अच्छे आए हैं, आप वो उठा के देखिए कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कोई जादू की छड़ी नहीं चलाई है, उन्होंने केवल वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है कि आइए साहब आप यहां निवेश करिए। 1 किलोमीटर बनी हुई सड़क अभिलाष जी, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एक लगी हुई फैक्ट्री, वो हजारों लोगों का उससे कामकाज, रोजगार चल पड़ता है। मैं समझता हूं कि बजाय हम इस बहस में तूतू मैमे में आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय, अगर सभी राजनीतिक दल केवल और केवल जनता के बारे में सोचे, आपसी कलह को छोड़कर, कोई कारण नहीं है अभिलाष कि उस जगह का विकास नहीं हो सकता। और हम इस 75 साल की जो हिस्ट्री है इसको पीछे छोड़ के एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े कि हमें केवल जनता के बारे में सोचना है, केवल जनता के विकास के बारे में सोचना है, हमें राजनीतिक लाभों के बारे में नहीं सोचना है, हमें वोट के बारे में नहीं सोचना है। मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है कि वहां की जनता का विकास नहीं हो सकता। मेरे राजनीतिक भाइयों को शायद ये बात अच्छी लगे या ना लगे, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा और मैं एक आम जनता का आदमी भी हूं, मैं एक आम जनता से भी आता हूं। मुझे इस बात से सरोकार है कि मेरा विकास कितना हो रहा है, मेरे लिए सरकार ने कितना किया, या मुझे सरकार ने रोजगार नहीं दिया, कोई बात नहीं, क्या ऐसा वातावरण बनाया कि मुझे रोजगार वहां पर मिल सके। मैं समझता हूं इस बात की सबसे ज्यादा अभिलाष अहमियत है। राजनीतिक बहस जनता आज उतना ही सुनना चाहती है जितने उनके काम की है, उसके अलावा जनता उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। मैं आपको ये बात बड़े कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल शरद जी, शुक्रिया अदा करूंगा, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपकी ये जो तल्ख टिप्पणियां, सीधे सपाट आंकड़े और सीधी बातें जो जनता तक पहुंचती हमें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आता हूं सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास। सर देखिए, जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज जेवर को लेकर के शरद जी दे रहे थे, सुरेंद्र जी मैं कल के डिबेट को याद कर रहा था। 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सिर्फ इसलिए हो जाता है कि पीएम आवास योजना का आवंटन रद्द हो जाता है। सुरेंद्र जी आप सोचिए कि 7,81,000 मकान बनते तो जाहिर सी बात है कि 7,81,000 मकान बनाने के लिए लाखों मजदूर लगते,
सीमेंट बिकती छत्तीसगढ़ की, लोहा बिकता छत्तीसगढ़ का, वो पैसा जो निकलता वो छत्तीसगढ़ के मार्केट में होता। तो कई दफे तो हमारे को भी नीतियां जो हैं और या जो कदम होते हैं वो ऐसे रखने चाहिए ना जो जनता के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बजाय कि सियासी फायदा और नुकसान देखें हम उससे। अभिलाष जी, निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये जो करंट ईयर है इसमें फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में 31 मार्च आने में अभी 4 महीने का समय है, और जो राज्य के अधिकार और हक का पैसा है, इस साल की बात नहीं है, पिछले 3 साल से केंद्रीय बजट के प्रावधान का 18-19 का पैसा 816 करोड़, 19-20 का 5808 करोड़, 20-21 का 6465 करोड़, इस प्रकार से 13089 करोड़। उसके साथ साथ कोल की पेनल्टी का जो है 4140 करोड़, वो पिछले पौने 3 साल से पेंडिंग है। और केंद्रीय करों में राज्य का इस साल का इस बजट का जो हिस्सा है, राज्यांश है 3408 करोड़। इस प्रकार कुल मिलाकर 22,437 करोड़, जिसमें जीएसटी की क्षतिपूर्ति लगभग 1800 करोड़ शामिल है। तो ये केंद्र में हमारा बकाया है, और साल के में जब 4 महीना शेष है। सुरेंद्र जी, मैं मानता हूं, देखिए प्रायोरिटी सेट करने की बात हुई थी सर। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम कोई बड़ा निवेश करते हैं, हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कोई बड़ी चीज खुल जाए, बड़ा उद्योग लग जाए, और या बड़ा कोई काम हो जाए, वहां पर हाईवे बन जाए। उस हाईवे को बनाने, नेशनल हाईवे या कोई स्टेट हाईवे बनता है, उस हाईवे को बनाने वाली कंपनी छत्तीसगढ़ के बाहर से आती है, पैसा कमाती है, चली जाती है। उसके लिए हमें कर्जा भी लेना पड़ता है, तो हम कर्जा लेकर के काम कर लेते हैं। लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये 12,000 करोड़ रुपए रहता तो आखिर छत्तीसगढ़ के पास ही, और इसमें से केवल 40% राज्य को देना था। तो इसके लिए भी कुछ इधर उधर से करके हम अगर कोशिश कर लेते तो मकान भी बन जाते, गरीबों के सिर पर छत भी आ जाती, बाजार में लिक्विडिटी भी बढ़ जाती। अभिलाष जी, पहले दिन से ही भूपेश बघेल सरकार ने देश के समक्ष अनेकों प्रतिमान स्थापित किए हैं। अब हाल में अभी बात कर रहे थे अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश के प्रवक्ता, ये जीडीपी की बात कर रहे थे। उत्पादन में, अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख सेक्टर होते हैं। कृषि विकास दर में राष्ट्रीय औसत से छत्तीसगढ़ 1.4% बेहतर है। औद्योगिक विकास दर जो है वो 4% बेहतर। सर आदिवासियों की बात कीजिए ना सर, आदिवासियों के लिए इतना कर रहे हैं तो क्यों पीछे है आदिवासी? जो जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित करते रहे, पौने 3 साल में 4,38,000 से ज्यादा वन भूमि पट्टे दिए हैं। सर आपने कुछ भी दिया, आपने भूखे दूध मुहे बच्चों को खाना नहीं दिया, ये रिपोर्ट कह रही है सर। न मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया, कुपोषण से मर रहे हैं। केवल 1 साल का परिणाम 13% बेहतर हुए हैं कुपोषण के आंकड़े, जो इनके समय में 37% से अधिक था। 13% सुधार हुआ है। सिर्फ एक रात में आपके सारे सेक्टर के सुधार में क्या ये सबसे अच्छा आंकड़ा है सर? कई आंकड़े ऐसे जिसमें आपने 20-20, 25% का सुधार किया है, और हम अपेक्षा करते हैं सर कि हमारे बच्चों की नौनिहाल की जान पहले होनी चाहिए। औद्योगिक विकास दर हमें नहीं चाहिए, हमें पहले खाना दीजिए फिर फैक्ट्री लगाइए। क्या मैं गलत कह रहा हूं अनुराग सिंहदेव जी? अभिलाष जी, सुरेंद्र जी जो बोल रहे हैं उसमें तनिक भी सच्चाई होती तो पुराने आंकड़े ये नहीं बताते कि छत्तीसगढ़ में 2003 में प्रति व्यक्ति आय 13,000 की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में 2018 तक लगभग 98,000 पहुंचे। तो ये परिवर्तन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया। और यदि इस समय पर इन्होंने कोई भी स्टेप उठाया होता तो निश्चित रूप से वो प्रगति दर ऊपर उठती। लेकिन आज जो स्थिति छत्तीसगढ़ की है उसमें कांग्रेस ने वही पुराना 2003 का रवैया अपनाया है। और देखिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छी बात अर्थशास्त्री महोदय बोल रहे थे कि ट्राइबल एरिया में रकबे छोटे हैं, किसानों के पास जमीन नहीं है, 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 1.25 एकड़ है, इस तरीके के काश्तकार है। तो यदि आप वहां पर स्कीम लागू करेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और उसमें प्रति एकड़ के बोलेंगे कि हम 15 क्विंटल लेंगे, तो वो 15 क्विंटल जब उसकी पैदावार ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है, तो वो कहां से लाभ प्राप्त करेगा? ऐसे में किसान सम्मान निधि का जो 6,000 रुपया है वो जरूर उसके काम आ सकता है। हेल्थ स्कीम्स के बारे में आप देखिए, सारी बातों में हेल्थ स्कीम 50,000 की हम चला रहे थे, वो इस सरकार ने रोक दिया। ना, लेकिन सर कुपोषण पर तो बीजेपी ने भी जो किया वो देखा। छत्तीसगढ़ सबसे फिसड्डी राज्य रहता था। मैं आता हूं आशीष जी आपके पास, आपसे माफी चाहूंगा, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आशीष जी देखिए, मध्य प्रदेश के बात हो या छत्तीसगढ़ की बात, मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं सर, जब अगर हम औसत देश के राष्ट्रीय औसत से हमारा विकास पीछे है तो सम्मिलित रूप से हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए सर। और 15-16 साल 17 साल तो फिर बीजेपी के हो जाते हैं। अब उसके पास आर्ग्यूमेंट करने के लिए कि कांग्रेस ने ऐसा किया था वैसा किया था, वो नहीं होना चाहिए। ये एक ईमानदार राय होनी चाहिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को, और जिम्मेदार लोगों को, मेरे जैसे जिम्मेदार लोगों को, आप जैसे जिम्मेदार लोगों को इस पर शर्मिंदा भी होना चाहिए और इसको लेकर सजग भी होना चाहिए। क्या कहेंगे?
अभिलाष जी, आपकी बात से दो राय हो ही नहीं सकती। इस तरह के सूचकांक आंख खोलने वाले विषय होते हैं और इसमें हर राज्य को राष्ट्रीय एवरेज से बेहतर परफॉर्म करने की होड़ होनी चाहिए और निश्चित ही इस पे एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मैं झूठ को सबसे पहले उजागर करता हूं। ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये पहली बार आया जी, पहली बार। ये जो पॉवर्टी की मल्टी डायमेंशनलिटी है वो 2015-16 के फैमिली हेल्थ सर्वे के बेसिस पे निकाली गई है, मगर इसका डेटा 2015-16 का नहीं है। मेरे कांग्रेसी मित्रों की अध्ययनशीलता कितनी कमजोर है उसको आप इससे ही समझ सकते हैं। एक बात, अब इस तरह की राजनीतिक बहस में कोई आधार सुनिए, अगर ये 15 मैं बोल रहा हूं अजय जी एक मिनट, उनका सवाल हो जाए फिर आप बोलिएगा। अब मैंने सुनिए ना, बात कर रहे हैं अजय जी आपके पास आमन, आप खंडन कर दीजिएगा। अजय जी आप खंडन कर दीजिएगा। देखिए, मैं चीखने चिल्लाने की बहस ना अजय जी आप खंडन कर दीजिएगा। सर एक मिनट बात तो पूरी कर लेने दीजिए। आप खंडन कर दीजिएगा अजय जी, एक बार आशीष जी को बोलने तो दीजिए प्लीज। हाँ आशीष जी प्लीज कैरी ऑन। आशीष जी सभी जानते हैं और ये केवल झूठ बोल के अपना ना ठीक है, आप खंडन कर दीजिएगा अजय जी प्लीज। आशीष जी कैरी ऑन। ठीक है, मैंने ये जो पढ़ा वो ऑथेंटिक रिपोर्ट से पढ़ा। एक बात बताइए आप रिपोर्ट बताइए आशीष जी। अगर आपने कोट किया है तो रिपोर्ट बताइए। मैं पढ़ रहा हूं। कौन सी डेट की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है? अरे आप देखिए, ये शोर मचाने, ये कांग्रेस आपको बताना कुछ नहीं है, केवल टाइम पास कर रहे हैं आप। बताइए गलत कौन से आंकड़े बताइए, बौखलाइए मत ना। आप बताइए, केवल बताने दीजिए। देखिए दर्शक समझ रहे हैं। ना अजय जी एक मिनट आप बोल लीजिएगा अजय जी। अभिलाष जी ये क्या तरीका है? एक मिनट सर, एक मिनट। अभिलाष जी ये क्या तरीका है? ना आशीष जी अजय जी बोलने तो दीजिए। जैसी सुविधाएं नहीं है और अजय जी प्लीज राजनीति कर रहे हैं। ना ठीक है, बताना नहीं चाहते। अजय जी बताने दीजिए ना, उनको जो बोलना है आप खंडन कर दीजिएगा। अजय जी आप खंडन कर लीजिएगा। आंकड़े देखना चाहता हूं, बताइए। खंडन कर लीजिएगा अजय जी प्लीज। अजय जी प्लीज। आशीष जी प्लीज कैरी ऑन। जी देखिए, बौखलाहट से बहस नहीं होती। आशीष जी मैं कह रहा हूं आप वो डेटा सामने प्रस्तुत कर दीजिए इस तरह से तो हम भी देख लें। आप दिखाना ही नहीं चाहते हो, केवल झूठ बोलना चाहते हो। मैं जब से 5 बार कह चुका हूं। आपके दर्शक समझ रहे होंगे कांग्रेस प्रवक्ता बौखला गए। 2015-16 का अभिलाष जी देखिए, ठीक है सर 2016-15 एक मिनट। अच्छा अजय जी मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अजय जी 15-16 का है कि 17-18 का है सर। ये अजय जी ये एक मिनट अजय जी अब मेरी बात सुनिए। अजय जी ये फर्क पड़ता है केवल बीजेपी और कांग्रेस को, मध्य प्रदेश की जनता को इससे क्या फर्क पड़ता है कि 2015-16 का आंकड़ा है? ना अजय जी हमें तो ये पता है कि हमारा भविष्य भी गर्त में था और वर्तमान में भी हम काले पानी में रह रहे हैं। अभिलाष जी मेरा क्रम ही नहीं हो पा रहा। अभिलाष जी बिल्कुल गलत बात। अजय जी प्लीज, अजय जी क्या फर्क पड़ता है कब का आंकड़ा है? अभिलाष जी ये तो कोई तरीका नहीं है ना। 1 साल की कांग्रेस सरकार को हर चीज के लिए अजय जी तो क्या ये हो सकता है? आप ठीक है अजय जी ना ठीक है अजय जी आप उनको बात तो करने दीजिए। 17 साल आप राज कर रहे हैं और 1 साल की कांग्रेस सरकार को ठीक है अजय जी आप अपनी बात कर लीजिए। किसी भी नाकामयाबी के लिए ये घटिया राजनीति है, क्या जनता नहीं जानती है? अजय जी अब हो गया। अजय जी प्लीज आपकी बात हो गई सर। आशीष जी देखिए सर दूसरे गेस्ट को भी बोलने दीजिए। अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज गेस्ट को बोलने दीजिए सर। आशीष जी प्लीज बोलिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बहुत मेरे मन को आहत करने वाली बात की। हमारे पितृपुरुष जिनका हम आज जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, जिनके नाम पे गुलामी की दास्ता की याद दिलाने वाला मिंटो हॉल बदल के आज कुशाभाऊ ठाकरे हॉल हो गया है, उनके परिवार के लिए उन्होंने बिना जानकारी लिए कोई बात नहीं। देखिए फिर रोक रहे आप लोग, रोक रहे हो सर। दिक्कत ये है कि प्रदेश की गरीबी इस तरह की डिबेट में ले जाते हैं कहीं और। दिक्कत यह है सर कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य यह है कि जब हम सम्मिलित जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो उस पर बात नहीं हो पाती। अजय जी प्लीज बोलने दीजिए। अजय जी प्लीज। अजय जी ना अजय जी आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। अजय जी एक बार सुनिए तो। अजय जी आपने उनकी बात का खंडन किया मगर वो आपकी बात को लेकर कुछ कह रहे हैं तो बोलने दीजिए ना अजय जी। अभिलाष जी मैं नाम के साथ कोट कर रहा हूं उनके दोनों भतीजों को। सर मैं परिवार की बात ही नहीं करना चाहता। आज आप मेरी मजबूरी तो समझिए, मेरा दर्द तो समझिए अजय जी। आज मैं किसी परिवार के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 10 करोड़ जनता के लिए बात करना चाह रहा हूं सर। आप क्यों उसे बार बार एक आदमी पर, एक परिवार पर, एक नाम पर ले जा रहे हैं? आपने 19 कह दिया, मैंने कहा तथ्य सामने रखिए। आपके पास ठीक है, आपकी उस बात को मैंने एंडोर्स किया सर। अजय जी आपकी उस बात को मैंने एंडोर्स किया जो सही बात थी। पूरे मध्य प्रदेश के ना अजय जी और आप कह रहे नहीं। अजय जी एक मिनट सर, मैंने आपकी अच्छी बात को एंडोर्स किया सर। आशीष जी आप प्लीज जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें सर, समय खत्म। अभिलाष जी
अभिलाष जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोरोना से मृत्यु या जीवन ये पैसे से अगर तय होता तो इस देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र की मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा क्यों होती, और उसके बाद इस विश्व के सबसे अमीर देश अमेरिका की मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा क्यों? आप लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स करना जानते हैं। माफी चाहूंगा सर, आप लोग गंभीर सवालों से बचते हैं सर। आप लोगों को चाहिए सुविधा की राजनीति। बहुत कोशिश करते हैं कि डिबेट को आप डाइवर्ट करके व्यक्तियों तक ले जाएं। जब मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 10 करोड़ लोगों के हिसाब किताब की बात करता हूं, मुझे दुख होता है सर, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये नहीं बल्कि हमारे देश की सियासत का नया रोग है। जब इन्हें लगता है कि हम अनकंफर्टेबल हैं, हमें यहां पर दिक्कतें हो रही हैं, तो पूरे डाइवर्ट कर देते हैं डिबेट को और ले जाते हैं व्यक्ति विशेष पर। मध्य प्रदेश और पूरे देश की सियासत ने यही किया है कि जब हम बात करते हैं गरीबी की तो वो बात करने लगते हैं किसी का नाम बदलने की। हम बात करते हैं कुपोषण की तो बात करने लगते हैं 1 साल के 2 साल के कार्यकाल की। हम बात करते हैं गरीबों के आंकड़ों की तो वो बात करने लगते हैं बजट एलोकेशन की। और यही वजह है कि आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने के बाद भी देश के सबसे खराब 5 राज्यों में मध्य प्रदेश है। यही वजह है कि आज बदलता छत्तीसगढ़ देखने के बाद भी कुपोषण में देश में तीसरा चौथा नंबर का सबसे खराब राज्य छत्तीसगढ़ है। यह हकीकत इसीलिए बतानी जरूरी है कि सियासतदान ये नहीं बताएंगे, वो इस रिपोर्ट को लेकर आपके सामने नहीं आएंगे। हम आएंगे, वो आपको फिर से गुमराह करेंगे, आपको कहेंगे कि आप मंदिर मस्जिद पर लड़िए, आपसे कहेंगे कि आप हमारे साथ सुनहरे सपने गढ़िए, और हम आपको कड़वी हकीकत दिखाते रहेंगे। ये न्यूज़ 24 है, आपकी बात बनकर आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष अग्रवाल जी, अजय सिंह जी, अनुराग सिंह देव जी, सुरेंद्र वर्मा जी और शरद कोहली जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।